नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दीवान सुफलाम क्लासेज डिजिटल मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों की लगातार मांग पर तथा बच्चों के बार बार किए गए विश्वास पर मैं एक बार फिर इस बार डिजिटल मंच पे आपको संस्कृत का वो सब रीड का जो सिलेबस है उसको तैयार करवाऊंगा। मित्रों, नया ऐप हम लॉन्च कर रहे हैं और रीड का नवरात्रा आ रहे हैं और नवरात्रा से की शुरुआती पे प्रथम दिन ही, और मित्रों सबसे बड़ी चीज़ है पहले ही दिन नवरात्रा में आपको पहले ही दिन खुशखबरी ही है ये कि ऐप उस दिन लॉन्च हो जाएगा। मित्रों, इसीलिए इस मंच पे मैंने जो आप लोगों की फ़ीस को देखते हुए भी उस पर भी डिस्काउंट दिया है। 2000 की फ़ीस को 50% डिस्काउंट करके 1000 में रखी है ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक मिल पाए और मैं आपको अधिक से अधिक दे पाऊँ। याद रखिएगा, नवरात्रा के पहले दिन ही अर्थात 17 तारीख को ही ये लॉन्च हो जाएगा और अधिक से अधिक शेयर करें इसीलिए ही। और मेरा केवल एक ही ध्येय आप लोगों को हमेशा पता है, क्योंकि मैं पढ़ाते समय ये ध्यान रखता हूँ कि जो प्रश्न पेपर में आया है यदि वो वही प्रश्न मेरे सामने होता और किसी के द्वारा नहीं पढ़ाया होता जिसका मैं देख रहा हूँ और नहीं आए तो क्या होता है। इसलिए मित्रों, आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है और इसीलिए आप लोगों का धैर्य ही सबसे बड़ा है, क्योंकि आज के समय में डिजिटल बहुत ज़रूरी हो गया है। और उसी के साथ में ही हमारा जो ऐप है वो सुफलाम के नाम से होगा, SUFLAM, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, SUFLAM सुफलाम के नाम से होगा। और ऐसी स्थिति में तैयारी अभी से शुरू कर दें। तो मित्रों, इतनी बात ऐप की होने के बाद में अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास का मतलब है वो रीड का सिलेबस। चाहे वो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। प्रश्न है जो सिलेबस है उसको किस प्रकार से बांटा गया और किस प्रकार से हम समझें। नंबर 1, प्रश्नों की संख्या कितनी है जो हमारे यहाँ आएगी, वो 30 प्रश्न होंगे। अंक कितने होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, अर्थात 30 नंबर के 30 प्रश्न होंगे। आप लोगों के जो सीनियर हैं, जो मुझसे बड़े हैं, उन मित्रों को लगातार जो सफलता मिली, जिसके लिए आप उनका कहना भी मान रहे हैं कि दीवान सर के बारे में बताया उन लोगों ने आपने, और अधिकांश बच्चे यहाँ जान भी रहे हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पर ये 30 जो अंक हैं, इसमें से हम 30 के 30 ला सकते हैं। ये सुनते के साथ में अधिकांश बच्चे चीख उठते हैं, 30 के 30 कैसे आ सकते हैं। ये वो भाषा है जिसमें एग्जामिनर कोई परिवर्तन नहीं करता। क्यों? संस्कृत में परिवर्तन करोगे कैसे? नए पाणिनि कहाँ से लाओगे, नए वेद व्यास कहाँ से लाओगे, और जो सूत्र लिखे हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, जो त्रिमुनियों ने, वो नए कहाँ से बना दोगे। ऐसी स्थिति में संस्कृत में बस सीधा सा ये है कि हाँ, वो कहाँ चेंजिंग लाता है, वो शिक्षण विधियों में लाता है, वहाँ भी चेंजिंग नहीं है, बस वो शब्दावली में लाता है। तो मित्रों, ये क्लियर करके चलिएगा कि शिक्षण विधि में भी व्याकरण का 15 प्रश्न का तो है ही है, शिक्षण विधि में भी हम ना उद्देश्य छोड़ेंगे, ना गुण, ना दोष, और ना ही उसके भेद, नहीं प्रभेद। हर उस चीज़ को तैयार करेंगे कि हमारा जब शुरू हो, जब आप पढ़ें उसको, तो आपको कुछ हटके भी लगे, और जब पेपर में किसी में आप चेक करें, चाहे वो पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आया हो और चाहे आपका पेपर आए, वहाँ देखते ही समझ में आ जाए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो, ना कि ये सोचना पड़े कि 3 बार प्रश्न पढ़ चुके लेकिन एक बार भी समझ में नहीं आया। और ऐसी स्थिति में माना कि वहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है, आप वहाँ पर पेपर में तो करके आएंगे, लेकिन सही का दावा कौन करेगा? और सही का दावा आपको ही करना होगा, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि पेपर देते ही ये पता चल जाता है कि कितने सही हैं और कितने गलत। और सफलता एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही पता चल जाती है। बाद में आंसर की मिलाते रहते हैं, लेकिन जिन्हें यह यकीन है कि उनके क्वेश्चन यहाँ सही हैं, कहाँ पढ़ा था, कैसे देखा था। तो मित्रों, फिर से आ जाएं
30 अंकों की कहानी बड़ी ही धैर्यपूर्वक से समझ लें। इसी चीज को मैं समझाने की मूड चल रहा हूं। आइए जरा सा इसको समझने के लिए हम देखें आगे कैसे करेंगे हम इसको 30 अंकों का। तो सबसे पहले बंटवारा कर लें। कहते हैं विभाजन, हर विभाजन बुरा नहीं होता है, कुछ विभाजन बहुत बढ़िया भी होता है। तो हम करेंगे सिलेबस का विभाजन 30 अंकों में और 30 प्रश्नों में व्याकरणाश्रित, या करूं कि व्याकरण पे कितने प्रश्न आएंगे वो देखेंगे किस किस से, अन्य और शिक्षणाश्रित। प्रश्न यहां ये है कि 30 अंकों में परीक्षक सबसे पहले संज्ञा प्रकरण से, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास और कारक, विशेष रूप से इन 6 चीजों से वो पूछता है। अब अन्य में विशेष रूप से एक तो आता है हमारे यहां छंद और एक आएगा सुक्ति। दोनों चीजों का ध्यान रखें। तीसरा, अब यहां आ जाओ कि यहां शिक्षण आश्रित क्या क्या प्रश्न होंगे। नंबर 1, सबसे पहले संस्कृत भाषा एवं संस्कृत अध्यापक। संस्कृत भाषा का मतलब यहां ये है कि संस्कृत भाषा में कौन कौन से आयोग आए, संस्कृत भाषा के लिए किन किन ने प्रयास किया। हम बात करें कुछ गत रीट के पेपर की, तो 4 प्रश्न शिक्षण विधियों में उसी के थे कि नरेंद्र समिति कब आई, पूछा उन्होंने। तो ऐसे जो प्रश्न हैं तो उनका जो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, शिक्षक अध्यापक क्या होता है, उसे क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, पढ़ाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ऐसी स्थिति में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। फिर है हमारा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है, पाठ्यक्रम कैसे बनाया जाए, अध्यापक को किस किस विधियों का विशेष प्रयोग रखना होगा, पाठ्यक्रम क्यों बनाया जाता है, पाठ्यक्रम में कौन कौन से बिंदु हैं, पाठ्यक्रम के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, पाठ्यक्रम से कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये सारे हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर हमारे पास आएगा तीसरा आएगा टॉपिक शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां कौन सी हैं, और शिक्षण विधियों से साथ में कौशल एवं अध्यापन कौशल, कौशल कौन कौन से हैं, और फिर आए हमारे सिद्धांत, 5वां सिद्धांत आएगा हमारे टॉपिक। और सिद्धांत में स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता और अभ्यास का सिद्धांत, इस तरह से जो सिद्धांत हैं ये कितने होते हैं, संस्कृत में कितने काम आएंगे, ये चीजें हम सारी देखेंगे। इसके बाद में हमारे यहाँ आएंगी
मूल्यांकन, अभी हम इन सब का भी बात करेंगे। मूल्यांकन में परीक्षक का सबसे बड़ा क्या क्या रोल रहेगा? लिखित मौखिक जो प्रकार है, ज्ञानात्मक, पहले हम मूल्यांकन में बात करेंगे कि उसका परिणात्मक और गुणात्मक जो भेद हैं उसमें पक्ष के आधार पर कितने हैं, ज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है, उसके भावात्मक पक्ष में क्या होगा और क्रियात्मक पक्ष में क्या होगा। ज्ञानात्मक पक्ष किसे कहते हैं, उसके बारे में किसने क्या कहा है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा या गत प्रश्नों में देखा कि एग्जामिनर कईयों की डेफिनेशन दे करके ही पूछ रहे कि किसने कही है, और वो भी संस्कृत में कहा है, और ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी समस्या हो गई। और ऐसी स्थिति में ठीक है, बच्चे के सामने समस्या होगी, लेकिन सॉल्यूशन तो उपचारात्मक निदानात्मक दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ये आपको पता है नील पत्र क्या होता है, ये हमें सतत मूल्यांकन क्या होता है, साथ में ही इसके लिखित मौखिक परीक्षाओं का भेद कितने होते हैं, और ऐसी स्थिति में कि बालक यदि उसका मापन हो, मापन किसे कहें और मूल्यांकन किसे कहें, विस्तृत कौन है और सूक्ष्म कौन है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। मैं यहाँ पर केवल एक ही चीज़ से बात करूँगा, सीधे प्रश्नों से, क्योंकि पढ़ाना और पढ़ना ये दोनों एक और जहाँ कला है, वहीं पर पेपर में क्या दे चुका है, कैसे दे सकता है और कैसे आएगा, इतनी ही बात करेंगे हम। क्योंकि निश्चित रूप से ऐसा क्यों कह रहा हूँ मित्रों, भाषा तो संस्कृत पढ़ा रहा हूँ और बोल हिंदी में रहा हूँ, तो निश्चित रूप से है मैं अनुवाद विधि का प्रयोग कर रहा हूँ, संस्कृत को अनुवाद कर रहा हूँ, और ऐसी स्थिति में हमें केवल उतना ही चाहिए जितना कि पेपर में हमारे कोई भी प्रश्न ना रखे, हम 30 में से 30 कर पाए। इसी चीज़ को लेकर के हमने इस चीज़ पर ध्यान दिया। अब हम ध्यान देंगे अगले उस टॉपिक पे जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं। मैं बात करूंगा सीधे सीधे कि आप ये जो 30 प्रश्न हैं, इन 30 प्रश्नों को 30 प्रश्न जो हैं, ये 30 प्रश्न हमें वहां किस तरह से नजर आएंगे। नंबर 1 मित्रों, वहां आपको भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय उसमें भरना होगा। भाषा प्रथम में भी संस्कृत रखी जा सकती है और द्वितीय में भी। अब प्रश्न ये है कि हम पहली रखें कि दूसरी रखें। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि प्रथम हिंदी और द्वितीय संस्कृत रखें। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भाग प्रथम में दोनों गद्य आते हैं और गद्य को पढ़ने में लगता है समय, नंबर 1। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रश्न का लेवल यदि हम देखें तो अधिकांशतः द्वितीय जो भाग है संस्कृत का, उसमें कुछ सरल शब्दों में होता है। तो ऐसी स्थिति में एक गद्य देगा एग्जामिनर, एक पद्य देगा, यानी एक कथा और एक श्लोक, और 5 बनाएगा वो व्याकरणिक प्रश्न। इन पे भी व्याकरण के ही होंगे। देखते हैं ये कितने नंबर के होंगे। ये 15 प्रश्न होंगे। कैसे कैसे? नंबर 1 संधि का, वाच्य परिवर्तन का, समास का, पर्याय या विलोम का, और 5वां प्रश्न वो कारक का रख सकता है कोई भी। इस तरह से लगभग 5, कुल 16 पॉइंटों में से कोई 5 पॉइंट वो निर्धारित करके चलता है। फिर आते हैं इसमें से पद्य में। नंबर 1 छंद का, एक सुक्ति भी रख सकता है वो, समास का रखेगा,
प्रत्यय का रखेगा और पर्यायवाची आदि में एक कोई रखेगा। अब आ जाओ व्याकरण पर। व्याकरण पर आधारित वो कितने प्रश्न बनाएगा? 5 दूनी 10 हो गए। अब कितने बचे? 5। तो इन 5 प्रश्नों में नंबर 1 किसी न किसी जो अपने पाणिनि कात्यायन पतंजलि हैं उनमें से किसी एक के बारे में कुछ पूछ सकता है। दूसरा वर्ण विचार। वर्ण विचार में वो वर्ण के बारे में पूछ सकता है या फिर वो जो है वर्ण के भेद, व्यंजन के भेद, इनके विषय में। तीसरा वो है उच्चारण के विषय में। चौथा किसी संज्ञा से निश्चित कुछ संज्ञा प्रश्न हो, जैसे उसने गत सालों में जो प्रश्न पूछे हैं लोपस्य तात्पर्यम किम। अब लोपस्य होता क्या है? जब तक वो संज्ञा सूत्र ही ना पता हो तब तक आप करेंगे कैसे? और 5वां प्रश्न जो है वो प्रयत्न से पूछेगा, जिसमें आभ्यंतर और बाह्य विशेष रूप से होते हैं। मित्रों जरा सा इसको देखिएगा, 15 जो प्रश्न वो पूछ रहा है, ये 15 प्रश्न एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिस पर हमने यदि ध्यान नहीं दिया तो हमारा 1 नंबर कम हो सकता है, और हम नहीं चाहते किसी भी अवस्था में 1 भी नंबर कम हो। 15 प्रश्न बड़े सहजता पूर्वक हो जाएंगे हमारे, यदि हमने निश्चित रूप से ध्यान दिया तो। अब बात करते हैं अगले 15 प्रश्नों की। अगले 15 प्रश्न किस तरह से और कैसे? शिक्षण विधि वाले, आओ इस पर बात करें। मित्रों एग्जामिनर के पास एक तो कौशल के प्रश्न जो अब तक एग्जामिनर ने, क्योंकि सिलेबस जो संस्कृत का हमारे यहाँ है जिसमें अभी तक कोई चेंजिंग नहीं की गई, सरकारें बदलती रही मगर संस्कृत में 2004 से लेकर के अब तक ऑब्जेक्टिव में, रीट में कोई चेंजिंग नहीं आई। जब 3rd ग्रेड का पेपर था तब भी नहीं आई, 2004, 2006, 2008, 2010। और जब काल आया टेट का, जिसे टेट के नाम जाना गया, चाहे वो 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे 15 हो, और फिर रीट बना दिया गया उसको, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आई। तो ऐसी स्थिति में इन सारे पेपरों को उठा के देखें तो कौशल के न्यूनतम और अधिकतम प्रश्न 1 या 2 रहे। दूसरी रखी उन्होंने विधियां नाम। ये विधियां अर्थात के मेथड। अब मेथड का जहां नाम आता है वहीं क्या हो रहा है जरा सा देखिएगा। एक तो प्राचीन विधि, एक नवीन विधि, एक नवीनोपागम। और इन तीनों पर वो 3 प्रश्न बनाता है। किसी की प्राचीन विधि पूछ ली, व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है, या गद्य शिक्षण की कौन सी है, या किसी अन्य शिक्षण की पूछ ली उसने। तो यानी कि प्राचीन या फिर नवीन विधियों में ये पूछ लिया कि कौन सी विधि के अंदर क्या नहीं होता है, या फिर उसने नवीनोपागम का मतलब है आपका वर्तमान का। और मित्रों सहायक सामग्री में आजकल YouTube ऑनलाइन क्लास और ऐप भी जो सहायक सामग्री हो गई है, क्योंकि अब तक तो आपका टेलीविज़न, रेडियो ये था, अब सहायक सामग्री में ये भी हो गया है। तो मित्रों ऐसी स्थिति में आपको नवीनोपागम में वो भी हैं। फिर आएगा इसके साथ में शिक्षण विधियां। अब ये शिक्षण विधियां और शिक्षण विधियों में क्या अंतर था? आपको यदि देखा जाए रीट में के सिलेबस में, तो एक तो गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण है, अनुवाद शिक्षण है और नाटक शिक्षण है। कुल 5 ही शिक्षण हैं। अब 5 शिक्षणों पे
कितने प्रश्न अधिकतम हो सकते हैं? तो मित्रों कम से कम 8 और अधिकतम 10। कम से कम 8, अधिकतम 10। तो यानी उसका स्कोर ज़्यादा है, वो 8 भी कर सकता है और 10 क्वेश्चन भी वहाँ से रख सकता है। तो इसलिए हमें हर चीज़ को ध्यान रखना होगा। और फिर आता है हमारे पास मूल्यांकन। मूल्यांकन की मैं जब बात करूं तो पहले ही आता है मूल्यांकन में आपका, इसी के अंदर सिद्धांत भी आएगा मित्रों, शिक्षण सूत्र भी आएंगे, इसी में मौखिक और लिखित आएगा, सतत मूल्यांकन आएगा। तो एग्जामिनर यहां से करीबन कितने प्रश्न पूछता है उस पर भी ध्यान रखो, 2 अधिकतम 3। तो इस तरह से वो परीक्षक कभी इधर से अधिक कभी उधर से कम, और इस तरह से ये 15 जो प्रश्नों का अगला वीडियो खेल है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि 30 प्रश्नों का वो निर्माण करेगा। ये 30 प्रश्न जो बच्चे लगातार अभी से नहीं तब से तैयारी कर रहे हैं, जब से रीट का नाम सुना था, और अब उनको जो बच्चे मेरे तक नहीं पहुंच पाए थे यहाँ जयपुर तक, मैं उनसे अब कहूँगा कि मैं वहाँ तक आ रहा हूँ। और ऐसी स्थिति में मुझे आप लोगों को पता भी अच्छी तरह कि मेरा हमेशा एक ही तरीका होता है, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे ऐप हो, चाहे कहीं भी हो, मेरा एक ही ध्येय है, आपका सिलेक्शन। और आपका चयन होने में संस्कृत का जितना योगदान मैं दे सकूं, मैं उतना पूरा दूंगा। बस प्रश्न है आपका धैर्य कमज़ोर नहीं होना चाहिए। किताबें भी बहुत सी पढ़ी और अब तो ऐप भी बहुत सारे डाउनलोड किए आपने। और मेरा और एग्जामिनर की सबसे बड़ी चीज़ है, वो पेपर हॉल में एक ही प्रश्न पूछता है, क्या कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, और प्रश्न हमेशा पूछता है फिर बता मेरे चेहरे पर क्या क्या लिखा है। और वो 4 ऑप्शन जो हैं, वो 4 ऑप्शन में उस प्रश्न का चेहरा नहीं बता पाता वो स्टूडेंट, और इसीलिए कहता है कि मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, फिसल गया। तो मित्रों फिसलना नहीं है, क्योंकि परीक्षा एक जहाँ स्त्रीलिंग शब्द है वहीं पर सीधा सा कह रहा है कि धैर्य और दिमाग और हटा नहीं और दुर्घटना घटी नहीं। तो मित्रों ऐसी स्थिति में हमारे सामने ये शुरू होगा। अब प्रश्न है कि हम संस्कृत में प्रवेश करें तो कैसे करें? क्यों? नाम संस्कृत का कब से सुनते आ रहे हैं? कक्षा 6 से। कक्षा 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं, 10th तक पढ़ते आए। 10th के बाद में किसी ने कारणवश हमने संस्कृत नहीं ली या ले भी ली, और ग्रेजुएशन भी कर ली, MA भी कर ली, और क्या नाम है BA भी कर ली। लेकिन जब भी मैंने देखा क्लास में मेरे भी बच्चे आए, तब एक ही चीज़ था, सर बोले हाँ 0 हैं हम। अब सोच के देखिएगा, अब कक्षा 6 से लेकर के कोई MA तक संस्कृत पढ़ता आ रहा है, वो क्या 0 हो सकता है? नहीं, आप भी 0 नहीं है। ये डर निकालना ही होगा, ये डर निकालना ही होगा कि 0 है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो ज्ञान व्यवस्थित नहीं है। आइए हम उस चीज को व्यवस्थित करने की तैयारी करें। प्रश्न उठता है कि संस्कृत शब्द है और संस्कृत भाषा है। अब सबसे बड़ी चीज है कि संस्कृत शब्द का व्युत्पत्ति कैसे करें। व्युत्पत्ति का मतलब, उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना, और व्युत्पत्ति मतलब विशेष रूप से उत्पन्न होना, अर्थात किसी विशेष योगदान से। तो यहां पर सम उपसर्ग है, और मित्रों क्री धातु, क्री धातु अर्थात मूल धातु है डू क्री है। ये क्यों लिख रहा हूं ये भी क्लियर कर देता हूं। गत वर्ष जो पेपर लिया उन्होंने, उसमें ये रख के बैठा था वो क्री धातु के लिए, इसीलिए मैंने लिखा है ये क्री धातु और क्वत प्रत्यय
भाषा विज्ञान में यह उच्चारित क्वत होगा, कत या तय नहीं होगा, क्वत। और ऐसी स्थिति में, ठीक है, हिंदी का मीडियम वाले बच्चे हैं वो कहते हैं कथ, दिक्कत यहां नहीं है, बस दिमाग में ध्यान रहना चाहिए कै कत में तय कै पूरा नहीं होगा। मित्रों यहां पर तय शेष रहेगा और यह पूरा मिलेगा, संस्कृत शब्द बनेगा। प्रश्न अगला है कि यहां जो आपने अगला जो शब्द दिया है संस्कृत का तो बन गया, ये भाषा क्या है उस पर भी क्लियर कर लें। भाषा, भास धातु अच प्रत्यय से, देखिए ढंग से पूरा भास बना और मित्रों इसके बाद में टाप प्रत्यय, टाप स्त्रीलिंग प्रत्यय है जिसमें आ बचेगा और ये मिलेगा इसमें और शब्द बना भाषा। अब प्रश्न ये है कि भाषा का शब्द का अर्थ क्या है संस्कृत में। भासयते अनया इति भाषा, अर्थात अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम, अभिव्यक्त करने का, ध्यान रखिएगा, अभिव्यक्त करने का माध्यम, भाव और विचारों को बुद्धि और मन दोनों से जो हमने इकट्ठा किया है उसे हम बता पाएं। और ऐसी स्थिति में हमारे पास में यहाँ सीधा सीधा सा आ गया। अब प्रश्न है यहाँ पर हम यहाँ करते आए हैं सम धन कृत, कृत है संस्कृत, संस्कृत है। यहाँ पर मित्रों सुटागम हुआ है, यहाँ पर से जो आया है सुटागम क्या होता है, संधि आने दो मैं क्लियर करूँगा वहाँ। बस प्रश्न ये है कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस ऐप पर उनसे मेरा एक ही निवेदन है, वो पढ़ने की कोशिश ना करें जो पेपर या सिलेबस में ना हो। क्यों? ये समुद्र है, सभी भाषाओं की जननी है। और अक्सर क्या होता है कि जो सिलेबस का जब पूरा पढ़ लिया होता है ना, जब मन करता है कुछ और पढ़ा जाए। मित्र एक बार सिलेक्शन ले लो, उसके बाद में बच्चों की किताबों में जो श्लोक दे रखे हैं वो पढ़ना आज भी जो नए टीचर हैं उनके लिए आसान नहीं है। उसे ढंग से पढ़ना, जब मन करे ना खूब मन लगा के पढ़ाना और पढ़ना। इसलिए मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि जितना समझाऊं समझने का प्रयास करें। फिर भी यदि कहीं डाउट हो, नंबर मेरा हमेशा तैयार रहेगा, फिर भी मैं यहाँ लिख दे देता हूँ एक बार और भी, 9928555100 सदाबहार नंबर है। और इसका मेन कारण क्या है? बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद भी डर लगता है और डर उसका सॉल्यूशन, दिमाग उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। तो अपने दिमाग पर यकीन करें। प्रश्न यहाँ खत्म ही नहीं हुआ था। अब प्रश्न ये है कि संस्कृत जो भाषा है ये कब से चली आ रही है और क्या क्या है इसमें। संस्कृत भाषा कब से तो चली आ रही, क्योंकि बेटा संस्कृत का परिचय, मैं सीधी सी बात करूं, संस्कृत का परिचय ये जो परिचय दूंगा इसमें मैं पिछले गत वर्षों में आने वाले कुल 31 प्रश्नों का बात करूंगा। ये 31 प्रश्न वो हैं जो कि व्यवस्थित रूप से किसी पुस्तिका, किसी गाइड, किसी चैनल पे उपलब्ध नहीं मिल पाते। मैं यहाँ पूरा का पूरा लिखूंगा, यहाँ तक बता जाऊंगा प्रश्न कहाँ आया और ये भी बताता जाऊंगा कि आंसर क्या है उसका। अब आपका सबसे बड़ा है संस्कृत का परिचय। प्रश्न सबसे बड़ा है कि संस्कृत में कहाँ से शुरुआत हुई। कहते हैं ये आदि भाषा है। आदि का मतलब क्या? उस आदि की मानव की बात करें तो वहाँ तो सांकेतिक भाषा थी, तो फिर ये कब की भाषा है? क्या ये उस समय की भाषा है जब पूरा विश्व ज्ञानवान हो गया था और उसके बाद में हमने शुरुआत करी हो, या फिर उस समय की भाषा है जब पूरा विश्व, जो जिन्हें हम विकसित या विकसित राष्ट्र कह सकते हैं या कहते हैं, वो नहीं समझ पा रहे थे और उस समय हमारे यहाँ वेदों की रचना हो चुकी थी।
ऐसी स्थिति में मैं उसी को क्लियर करूं, संस्कृत भाषा में प्रथम ग्रंथ यदि कोई लिखा गया तो वो लिखा गया ऋग्वेद। तो आप सीधी सीधी सी बात कर लें कि वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई। किसमें हुई भाई? वेदों की। अब अगला प्रश्न है कि वेदों का रचयिता कौन? तो फिर तो मित्रों बहुत बड़ी प्रश्न आ गया और यहां से प्रश्न और भी तगड़े शुरू हो गए। अगली लाइन लिख रहा हूं, देवता संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द है। देवता शब्द में देव शब्द तथा तल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय मित्रों? तल प्रत्यय है। और तल प्रत्यय होने की वजह से यह स्त्रीलिंग में है। देवता संस्कृत में असुर को कहा गया, असुर को कहा गया। ध्यान रखिएगा, किसको कह रहे हैं? असुर को। और किस किस को रखा गया? अग्नि, यम और वायु को रखा गया। इस देवता शब्द में असुर में किस किस को रखा गया? अग्नि, यम, वायु को। ऋग्वेद में एक मंत्र है, ऋग रजिचा है कि एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यम मातृश्व प्राहु, कि एक ही सत्य को विद्वान जन बहुत प्रकार से बोलते हैं। कोई उसे अग्नि, कोई उसे यम और कोई उसे वायु कहता है। तो मैं तो पहले क्लियर कर लेना, ये देवता में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। क्लियर कर लेना दिमाग को, क्योंकि ये हमारे दिमाग में हमेशा ही रहा है कि ब्रह्मा जी होंगे, विष्णु जी होंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया मित्रों। और मैं ये भी बताऊंगा प्रश्न कहाँ पूछा गया। चेक आपको करना है, पेपर उठाइएगा, नेट पे आजकल सब कुछ नेट पे उपलब्ध है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पूछा गया। मित्रों दूसरा हमारे शब्द आया ऋषि। ऋषि वैज्ञानिक को कहा गया। आगे खड़ी है क्या? को कहा गया। और ऋषि हैं ब्रह्म ऋषि यानी ब्रह्मा जी, नंबर 1, नंबर 2 विष्णु और नंबर 3 शिव। मित्रों ये तीनों ही साइंटिस्ट रहे हैं। हाँ मित्रों, लेकिन हमने बांट दिया, यानी कि मानव ने बांटा। इन्हें प्रकृति या मनुष्य का निर्माता कहा, इन्हें प्रकृति और मानव का पालनहार कहा, और इन्हें प्रकृति का संहारक या मानव संहारक कहा। थोड़ा सा ध्यान रखोगे बाकी सब ठीक हो जाना है।
अब पहली बात करें कि बात आई थी वेद की, कि वेद लिखे किसने। वेदों की रचना का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। अतः ऋग्वेद के रचयिता ब्रह्म ऋषि हैं। इसलिए वेदों के रचयिता ब्रह्म ऋषि हैं। दोनों ही स्थिति में देख लें मित्रों। ये छोटी छोटी बातें सीधा सीधा क्लियर कर दूं। प्रश्न अभी वापस चलता हूं। ये वाला प्रश्न कहाँ आया कि ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ये तीनों ही ऋषि हैं। तो मित्रों 2011 CTET का पेपर उठाना, सीधे सीधे पहुंचना और वहां पर प्रश्न जाकर देखोगे तो वहां पूछा गया है वैदिक काले ऋग देवता संति, और वहां क्रम इनका नहीं दे रखा था। देवता में कहां दे रखा था? इनका, क्योंकि देवता पूछा है ऋग्वेदिक देवता। तो देवता कौन कौन? अग्नि, यम, वायु। अब आ जाओ इनका। कहा साहब ब्रह्म ऋषि हैं, इसका क्या आपके पास प्रूफ है कि ब्रह्म जी ऋषि हैं? क्योंकि अधिकांश ने तो वैसे भी कंफ्यूज कर रखा है, और कुछ ग्रंथों ने जो आपके हिंदी में टाइप हो गया है उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। मित्रों इसके लिए भी दिमाग में आ रहा होगा सब वेद व्यास है, इसके तो हमने सुनते आ रहे हैं। तो मित्रों अपौरुष किसी को कहा है आपने? वेदों को आपने अपौरुष कहा है। आगम कहा है, श्रुति कहा है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो वेद व्यास कब से अपौरुष होने लगे? बिल्कुल क्रिया करके चलिएगा। यदि अपौरुष होते तो सरल भाषा में जो है महाभारत नहीं लिखी जा सकती थी। तो इसका मतलब फिर तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। जी हाँ, वेदों के संकलनकर्ता, वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन बादरायण है। यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। जिनका अन्य नाम वेद व्यास है। क्योंकि इन्होंने वेदों को व्यास विधि से समझाया। और व्यास विधि हम अच्छी तरह जानते हैं। भाष्य विधि का दूसरा नाम व्यास विधि है। कथा वाचन भी कहा जाता है उसे। और इन्होंने उस चीज़ को समझाया वेदों को। मित्रों सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर कुछ उलझता जा रहा है कि संस्कृत भाषा है, उसमें वेद व्यास भी आ गए, ऋग्वेद भी आ गया, फिर ऋग्वेद में से आपने निकाला कि उसका रचयिता कौन है। ये क्या इतना है क्या रीट में? मित्रों एक बार तो देखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जो बच्चे नए हैं
उन्हें वो पेपर देखने ही होंगे जिन पेपर प्रश्नों से पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं संस्कृत में नया कुछ नहीं बदलने वाला। और ऐसी स्थिति में आपको ध्यान देना ही होगा, और मैं वही काम कर रहा हूं ताकि जब पेपर दें आप तो सरल भाषा में जो मैंने यहां लिखा है वो वहां पर सीधा सीधा समझ में आ जाए कि हाँ ये बताया था, ये आंसर इसका। अब प्रश्न है कि व्यास विधि समझाया तो वेद हैं कितने? सबसे बड़ी चीज है पुरुष सूक्त के अनुसार, पुरुष सूक्त मैंने अभी कहा है ऋग्वेद का है, के अनुसार वेद त्रयी, वेद 3 ही है। किसके अनुसार? ये अनुसार वाला बहुत बड़ा चलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, इसका क्रम भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, और सामवेद। अगला ये है कि संहिता कितने हैं? संहिता, अभी मैं इसकी बात करूंगा, प्रश्न पूछ चुका है इसको भी। संहिता बीच के अंदर लगा दिया है वेद, और वो प्रश्न भी बात करना जिस पे एग्जाम में पूछा था। और ये कितने हैं? 4 चत्वार है। नंबर 1 ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया, यजुर्वेद संस्कृत में लिखा गया, सामवेद संस्कृत में लिखा गया, और अथर्ववेद संस्कृत में लिखा गया। मित्रों थोड़ा सा आपके दिमाग से एक डर और निकाल दूं, कहा गया ये पौराणिक पंडितों के द्वारा लिखा गया, और पंडितों की भाषा मैं पहले क्लियर कर दूं, ये साइंस मैथ वालों ने लिखा था। यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे इनको और वाकई में पढ़ने की चेष्टा करेंगे तो मैं बता दूं कि उस समय के जो साइंस और मैथ के स्टूडेंट थे उन्होंने प्रैक्टिकल के आधार पे इन्हें लिखा है, प्रकृति के प्रैक्टिकल पे। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जो आप गुणगान करते हैं, जरा सा ग्रंथ पढ़ के देखिए, पूरी भगवत गीता प्रैक्टिकल पे चलती है, आध्यात्मिकता पे नहीं चलती है। वो कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उन्होंने ये नहीं कहा है कि तू कर्म कर फल मैं दूंगा, उन्होंने कहा कर्म कर फल तो तुझे मिले ही मिलेगा। इसका मतलब प्रैक्टिकल। क्यों? ऋग्वेद में जाओ, वहां पर आपको मंत्रों का ज्ञान मिल रहा है। मंत्र मतलब क्या होता है? मैं जो बोल रहा हूं वो भी मंत्र है, और आप बोलेंगे वो भी मंत्र है। तो जो हम हिंदी में, मारवाड़ी में, क्षेत्रीय भाषा में जो कुछ बोल रहे हैं वो मंत्र है, लेकिन लंबे तो लंबा बोल दिया। अब इसे छोटे रूप में प्रदर्शित करो। छोटे रूप में प्रदर्शित करने पर वो एक सूत्र बन गया, और ऐसी स्थिति में मिलता है। यजुर्वेद में जब मैं बात कर रहा हूं, मेरे हाथों को संचालन हो रहा है, तो यज्ञ में रूपी में संचालन होता है और यज्ञ विधान होता है उसको रखने पे। सामवेद की बात करूं, सामवेद को तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने यहां तक कह दिया, वेदा नाम सामवेदो अस्मि, कि वेदों में सामवेद मैं हूं। अथर्ववेद, इसकी भी बात करेंगे हम, एक एक चीज की बात करूंगा, क्योंकि मुझे केवल रीट में नंबर लाने हैं और उन प्रश्नों को क्लियर करना है जो सब कुछ खत्म हो गया फिर भी नहीं हुआ। हाँ क्लियर, वो खत्म ही नहीं हो रहा। प्रश्न आ रही है यार, हुआ कहाँ, ये प्रश्न क्यों नहीं आया, ये कहीं मिला क्यों नहीं हमें, और वो एग्जामिनर पूछ चुका है। हम गलती नहीं कर सकते। चलिए, बात यहां तक आते आते प्रश्न वही था कि संस्कृत भाषा में ये सारे के सारे हैं, तो संस्कृत में हमारे जो विधियां हैं
तो क्या इनमें भी है क्या ऐसा? मित्रों, ऋग्वेद पद्यात्मक है, यजुर्वेद गद्यात्मक है, और सामवेद छंदोबद्ध है। जो बच्चे प्रश्न पत्र निकालते हैं उन्हें और प्रश्नों में ये प्रश्न मिला होगा, सामवेदो अस्ति छंदोबद्ध, अथर्ववेद मिश्रित वेद, और मित्रों हमसे रीट में पूछा गया था वेदा न मन्यते, वेद नहीं माना जाता, अथर्ववेद नहीं माना जाता। सोचिए क्यों नहीं माना गया, 4 मान रहे हो फिर आप। तो प्रश्न एग्जामिनर का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना ही होगा, क्यों, किस लिए, किस प्रकार, बस सीधा सीधा सा एक ही कहानी, क्यों, किस लिए और किस प्रकार। अगला है हमारे हाथ में, मैं फिर इसका चार्ट बनवा दूंगा कि ताकि आपको सहजता पूर्वक याद हो जाए। मेरा उद्देश्य एक ही, आपका चयन का। सब ये सारे गद्यात्मक पद्यात्मक है, इसका मतलब ये तो यकीन हो गया कि जो गद्य पद्य हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को और हमने पढ़ रहे हैं वो पहले भी थे। अब प्रश्न यहाँ ये है कि एग्जामिनर और हमसे क्या पूछ सकता है, उसी पे फोकस करें। फोकस किया तो कुछ नया मिला। आइए, वो फोकस में क्या मिला, हमने फोकस किया और ध्यान दिया तो यहां पर परीक्षा का रहा कि वेद के भेद, चार, और वेद के भाग, वो भी 4। ये भाग 4 कौन से हैं? प्रश्न वेद के भाग 4 कौन से हैं? तो आइएगा उस पे भी बात करूं। पहला है मित्रों संहिता, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है आरण्यक ग्रंथ, और चौथा है उपनिषद। सब संस्कृत में। यदि ये संस्कृत में है तो प्रश्न ये है कि पुरुषार्थ कथसन्ति, पुरुषार्थ होते हैं कौन कौन से और कितने? 4 पुरुषार्थ 4 होंगे। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? पुरुषार्थ 4 कौन कौन से? भाई संहिता क्या है? ये 4 भाग, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये क्या थे? 4 भेद। और ये प्रश्न पूछ चुका है, मैं प्रश्नों की जब झड़ी लगाऊंगा, जब एक एक दिमाग में जाएगी चीज। प्रश्न आपका ये है कि यहां पर ये पुरुषार्थ कितने? 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ। तैयार रहिए मित्रों। नहीं प्रश्न पूछा तो पेपर तो देखना ही पड़ेगा। ये पैराग्राफ में दिए मिलते हैं और वो एग्जाम का सीधा सीधा प्रश्न होता है। मुझे केवल व्याकरण ही नहीं पढ़ानी है, मुझे ये भी ध्यान है कि मुझे गद्य पद्य भी समझाना है, और उनमें प्रश्न कौन से उठाकर अब तक देता है वो क्लियर करना है। कसम यदि ये है प्रश्न आपका, तो फिर अगला प्रश्न ये है कि आश्रम महासंत, आश्रम कितने हैं? बोले वो भी 4 है, वो भी 4 है। तो उनका कोई क्रम, एग्जामिनर क्रम के पे ही तो बात करता है। जिस तरह से आपके 4 कौशलों का क्रम है, वैसा का वैसा वेदों का भी क्रम है, पुरुषार्थों का क्रम है,
आश्रम का क्रम है, वेद के भागों का क्रम है। तो ब्रह्मचर्याश्रम पहला, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा है मित्रों सन्यास। ये 4 आश्रम हैं। क्योंकि मानव जीवन का समय 100 वर्षों में बांटा गया और सबको 25 वर्ष का टाइम दिया गया। आज भी गांव की लाइफ 100 वर्ष की है, बेशक हमने 70 या 60 मान ली हो, चाहे कोई सा ही काल हो, चाहे कोई सी बीमारी आओ। आज भी जिसकी अंदर से पावर है, अंदर की शक्ति है, वो हर चीज़ सहन कर जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। डर इंसान को मार देता है। और ऐसी स्थिति में ये भी 4, अब 4 ये 4 वो, तो ऐसी स्थिति में कसम इसके बाद में स्थिति क्या है? कसम इसके बाद में यदि हम बात करें तो स्थिति है हमारी वेदांग की। वेदांग 6 होते हैं। 60 नंबर 1 छंद, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण। ये 6 वेदांग होते हैं। बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा कि वेदांग क्या है, क्यों है, क्योंकि वहां प्रश्न आता है, आया नहीं है तो देख लो एक बार। मित्रों, आपको जब तक प्रश्न पेपर नहीं देखते हैं, अच्छा आप लोग देखते क्यों नहीं है मैं बताता हूँ उस चीज़ का कारण। नहीं, ऐसा नहीं है कि नेट की प्रॉब्लम है आपको या फिर नेट डाउनलोड नहीं होता आपसे, ये प्रॉब्लम नहीं है आपकी। आपकी प्रॉब्लम है वो प्रश्न पढ़ने में नहीं आ रहा। जी हाँ। दूसरा, जब कोई चीज़ रुचि के आधार पर ना हो, क्योंकि वर्तमान में भाषा जो है हमारी बोलचाल की नहीं है, ऐसी स्थिति में उसको पढ़ना ही होता। वैसे हिंदी जैसे निम्नलिखितेषु, निम्नलिखित में होता वही है, लेकिन हमारा मन क्या करता है, ये लिखितेषु पढ़ना थोड़ा सा भारी पड़ता है। और ऐसी स्थिति में करते हैं नहीं, जो सर बता रहे हैं वही ठीक है, पढ़ ले, कौन सा माइनस मार्किंग का है। मित्रों, आगे बढ़ो और ध्यान रखो। मेरा अगला पॉइंट है पुराण कितने हैं। पुराण 18, अष्टादश। ये सब संस्कृत में लिखे गए। अब प्रश्न है कि आप यहीं आकर के क्यों रुक रहे हैं हम। मित्रों, वैदिक संस्कृत से लेकर के और उस समय की वर्तमानी संस्कृत तक यहीं तक लिखा गया। उसके बाद में इन्हीं में ही कुछ अपने भावार्थ जोड़ करके नए ग्रंथ रचना की गई। हम बात करें इस पुराणों का समय को लें और या हम रामायण का समय लें, तो मित्रों जरा सा ढंग से देखें। रामायण और महाभारत दोनों हमने आदर्श ग्रंथ माने। तो मित्रों, दोनों आदर्श ग्रंथ कब होगा? जब युद्ध लड़ा जाए तब, या युद्ध लड़ने की तैयारी हो तब। युद्ध लड़ा जाए तब नहीं होता, युद्ध लड़ने से पहले कि राम ने तो क्या किया और कृष्ण ने क्या किया, ये पहले से पढ़ करके हम तैयार करें। यानी नैतिकता की शिक्षा क्लियर कर रखें, बिल्कुल नैतिकता की शिक्षा की नीति क्या कहती है।
राम के समय मत ले जाओ कि समय राम के समय में ऐसा था और कृष्ण के समय में ऐसा था। मित्रों, ना तो घड़ी की सुई में कोई अंतर आया है और ना कहीं ऐसा है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम में उगने लग गया हो। जो जहाँ था वो वहीं है। राम के समय में वही था और कृष्ण के समय में वही था और आपके समय में वही है और मेरे समय में जो इस समय चल रहा है तो भी वही है। बात सही 12 घंटे के बाद में सूर्यास्त होता ही होता है। तो यानी परिवर्तन कहाँ है? परिवर्तन हमारी भाषा में है, समझने ढंग में है। आधुनिकता है, लेकिन आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य है वो बदल जाए। ये कभी नहीं हो सकता। और संस्कृत यूनिवर्सल ट्रुथ है यानी सार्वभौमिक सत्य है, जिसे बदलना इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए आसान नहीं है क्योंकि यह तथ्यों और वैज्ञानिक तथ्यों पर लिखी गई है और इसीलिए यहाँ आया। अब प्रश्न है इसको हम कैसे एक चार्ट में समझें ताकि हमें सब कुछ समझ में आ जाए। 25वां पॉइंट और जान ले। व्याकरण के तीन मुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये छोटा सा नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है कुल इस बार का खेल लेकर के जो अभी एग्जाम चाहे वो CTET की हो चाहे आपकी रीट की हो, दोनों ही आप देते चले आ रहे हैं संस्कृत में। और मित्रों वो पैराग्राफ यानी गद्य और पद्य में इससे निर्धारित करके वो 4 या 5 क्वेश्चन बनाता है। 10 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न बनाता है और उस 4 प्रश्नों को लेकर के हम उस पैराग्राफ या श्लोक को बार बार पढ़ना पड़ता है। ध्यान होना चाहिए, बस फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बनाता हूँ छोटा सा चैप्टर सा जिसमें आपको ही पता चल जाए कि कहाँ कब कैसे। पहले है मित्रों, यहाँ से कोशिश करो। देवता, देवता बोले तो असुर। असुर कौन कौन से? अग्नि संस्कृत में पुल्लिंग शब्द है। नंबर 2 यम संस्कृत में पुल्लिंग शब्द है और वायु पुल्लिंग शब्द है। फिर आए आपके ऋषि, जिन्हें आपने कहा वैज्ञानिक। ब्रह्म ऋषि, विष्णु और शिव। मुनि व्याकरण के ये भी 3। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। प्रश्न अब ये है कि देवता 3 है, ये क्लियर हो गया। तो संस्कृत भाषा में सबसे पहले क्या लिखे गई? वेद। तो यहां चार्ट बना रहा हूं, जरा सा देखते जाएं। विद धातु है और घाय प्रत्यय है, भाववाचक शब्द है, थोड़ा सा ध्यान रखें इसे। और यहां पर रचयिता ब्रह्म ऋषि, संकलनकर्ता वेद व्यास, भेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भाग
4, संहिता, यानी कि मैं ये वेद के बता रहा हूं, रचयिता कौन है, संकलनकर्ता कौन है, वेद के भेद कितने और भाग कितने हैं, 4। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, और उपनिषद। क्योंकि आप शुरू में क्या करना शुरू करते हैं, संस्कृत पढ़ी, संस्कृत क्रिया धातु क्वथ प्रत्यय, और उसके बाद में व्याकरण का ज्ञान स्टार्ट। मित्रों, इन प्रश्नों का जवाब वहां कौन देगा, जरा से क्लियर कीजिएगा। संकलन करता, रचयिता पहले, फिर संकलन करता, फिर भेद, और फिर भाग। ये सारा वेद का सिस्टम है। हो गया। अब हम इसको और परिभाषित करते हैं। हम यहां से मुनि जी जो हैं, ये थोड़ा सा हमें वहाँ चार्ट बनाने में करेंगे तो हम थोड़ा सा इसको कवर करते हैं। मित्रों, भेद कितने बताए आपने, वेद का ही चल रहा था। भेद थे 4। पहला था ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और चौथा अथर्ववेद। फिर था भाग, यानी ये तो अगला अलग ही क्रम हो गया जो ब्रह्म ऋषि का रहा। अब संकलन करता कौन थे, वेदव्यास, उस पे चलें। पहला क्या है, भाग कितने हैं, 4। संहिता, जिसे वेद कहा। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक ग्रंथ, चौथा उपनिषद। बहुत सोच समझ कर काम कीजिएगा। अब प्रश्न है कि ये जो 4 हैं, ये कौन से आश्रम में तो पढ़े गए, किस लिए पढ़े गए, और ये प्रश्न कैसे पूछा गया था। मित्रों, आश्रम की बात करूं तो संहिता कहाँ, वेद जो है वो कहाँ पढ़े गए, ब्रह्मचर्य आश्रम में। और ब्राह्मण ग्रंथ कहाँ पढ़े गए, गृहस्थ आश्रम में। और आरण्य ग्रंथ कहाँ पढ़े गए, वानप्रस्थ आश्रम में। और उपनिषद कहाँ पढ़े गए, संन्यास आश्रम में। तो मित्रों, आप अध्यापक हैं, और मैं तो ये कह रहा हूं, जो अध्यापक नहीं बना या फिर कोई और बिजनेस कर रहा है, उसे भी सारी उम्र पढ़ना ही होता है। बस फर्क इतना है, कुछ किताबों से ज्ञान लेते हैं और कुछ जिंदगी से। ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण यहाँ पर जो गृहस्थ आश्रम में 25 वर्षों तक ब्राह्मण ग्रंथों में जीवन यापन का तरीका दिखाया। या तो वो अनुभवों से सीखो, या फिर दूसरों के अनुभवों से, माँ बाप के अनुभवों से। बस अक्सर ये होता है जीवन में कि नई पीढ़ी ये कह करके हट जाती है कि आपके दौर में ऐसा था, हमारे दौर में नहीं। लेकिन कहते ना, दर्दी घोड़े घूम फिर करके वहीं आते हैं। क्योंकि खून जब गर्म हो तो जोश के साथ में होश रहना बहुत ज़रूरी है। और यदि जिसने ये रख लिया, वो क्लास को बिल्कुल ढंग से समझ लेगा। तो अब प्रश्न आता है कि पुरुषार्थ, आश्रम 4, तो पुरुषार्थ भी कितने हो गए, 4।
मैंने फिर से वही चार्ट बना दिया है। यह ब्रह्म ऋषि के द्वारा प्रतिपादित। अब आया हमारे पास कि पुरुषार्थ कौन से रखे गए। ब्रह्मचर्य आश्रम में मैं वेद क्यों पढ़ूं, आवश्यकता क्या है उनकी, हमें इनकी आवश्यकता क्या है चारों को पढ़ने की। क्योंकि जिंदगी का ज्ञान कहां से प्राप्त करोगे, अर्थात धर्म विद्यार्जनम। यह प्रश्न पूछा गया था, ढंग से देखिएगा, अपने पेपरों को उठाइएगा, क्योंकि केवल टालने से काम नहीं चलेगा। एग्जामिनर पूछ चुका है ब्रह्मचर्य आश्रम से विस्तृत वर्णनम अस्ति, क्लियर कीजिएगा। पुरुषार्थम अस्ति, जरा सा बात कीजिएगा। गृहस्थ आश्रम में 3 पुरुषार्थ एक साथ, धर्म अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ एक साथ। क्योंकि यहां वैवाहिक जीवन जीना होता है। क्या कहा है वो ढंग से सुन लो। पहले ज्ञान प्राप्ति करो, फिर पैसा कमाओ और फिर विवाह की सोचना। क्यों? क्योंकि आने वाली का दायित्व आप पर है और जो जा रही है उसका दायित्व ये है कि वह एक घर को नया बनाने जा रही है, और जो ला रहा है उसका दायित्व ये है कि आने वाली का वह भरण पोषण की अग्नि के सामने प्रतिज्ञा कर चुका है। इसमें आ जाओ, ज्ञान और मोक्ष 2 पुरुषार्थ इसमें, और यहां है मोक्ष प्राप्ति, संन्यास आश्रम। ढंग से देखिएगा बोर्ड पे, वेद के भेद 4 कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद के भाग 4, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। अब प्रश्न ये आता है कि नेट वाले बच्चे कहते 3 ही होते हैं, मैं रिट में बात कर रहा हूं मित्रों, और रिट में की किताबों में पैराग्राफ में 4 ही हैं भाग। फिर कहा वेद, ये जो संहिता है कहाँ कौन से आश्रम है, आश्रम 4 कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पुरुषार्थ कितने, 4, दान अर्थ काम मोक्ष। ब्रह्मचर्य आश्रम में कौन सा पुरुषार्थ, धर्म। गृहस्थ आश्रम में 3 पुरुषार्थ एक साथ, धर्म अर्थ काम। वानप्रस्थ आश्रम में धर्म और मोक्ष, और संन्यास आश्रम में मोक्ष। क्लियर दिमाग में रखिएगा मित्रों। अब तक ये 31 क्वेश्चन अब तक अलग अलग पेपरों में आ चुके हैं हमारे यहाँ, रीट में, आरटेट में, 3rd ग्रेड में, 2 पेपर में, लेवल 1 में, लेवल 2 में, और उसमें भी 2-2 पेपर होते हैं, उनमें ये प्रश्न पूछ चुका है हमसे। बस इतना सा है, जो पेपर देखा है उसने कभी पेपर दोबारा उठा के देखा ही नहीं कि क्या उसमें वो प्रश्न आया भी था कि नहीं आया था। कहा साहब ऐसी स्थिति में मैं व्याकरण शुरू करूंगा, लेकिन वर्ण विचार यूं ही शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि वर्ण विचार शुरू तब करूंगा जब व्याकरणिक बताना होगा। मैं गद्य और पद्य पे चल रहा हूं अभी तो, और ये संस्कृत के सीधे सीधे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। या तो ये हमें पढ़ना पड़ता है सारी किताबों में, या फिर एक जगह बहुत कम जगह मिलता है। अब हम बात करें अगले उसकी कि कैसे, कब और किस लिए। तो आइए मित्रों, ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ें, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं मित्रों।